आरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई का अध्ययन हम शुरू करेंगे। इस अध्याय में हम कोशिका के विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन, उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हमारे चारों ओर उपस्थित जीवों के अंदर जीव और निर्जीव दोनों प्रकार के वस्तुएं उपस्थित होती हैं। जीव किसे कहा जाता है और निर्जीव किसे कहा जाता है? जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका उपस्थित और अनुपस्थित, उसके आधार पर जीव और निर्जीव के अंदर विभाजित किया गया है। जिनके अंदर कोशिका उपस्थित होती है उन्हें जीव कहा जाता है और जिनके अंदर कोई कोशिका उपस्थित नहीं होती है उन्हें निर्जीव कहा जाता है। सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जितने भी जीवित संरचनाएं उपस्थित होती हैं उन सभी का निर्माण कोशिकाओं से होता है। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, इनको एक कोशिक जीव कहा जाता है, जबकि दूसरे हमारे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है। एक कोशिक का मतलब होता है कि इसमें एक कोशिका उपस्थित होती है और बहुकोशिक का मतलब एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती है। अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। कोशिका जीवधारी में उपस्थित होती है, इसमें स्वतंत्र अस्तित्व उपस्थित होता है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में यह सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। जो कोशिका होती है उनके अंदर स्वतंत्र अस्तित्व उपस्थित होता है। यह स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकती है और जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं वह करने में संपन्न होती है, तो उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका को ही कहा जाता है, क्योंकि जीवों के सभी जो कार्य संपन्न होते हैं वह कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह सभी कोशिका में संपन्न होते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी? तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। यह सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था। इसके पश्चात रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज करी थी और उसके बारे में बताया था। जैसे जैसे आविष्कार हुए, फेज कॉन्ट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, कोशिका की और विस्तृत अध्ययन संभव हो पाया और कोशिका की संरचना का और अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया। कोशिका सिद्धांत। कोशिका के आविष्कार के बारे में, उसके निर्माण के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न मत दिए गए हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, उनका अध्ययन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। कोशिका सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत 1838 में जर्मनी के एक वनस्पतिज्ञ वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने दिया था। स्लाइडेन ने विभिन्न प्रकार के पौधों में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं पौधों के अंदर उत्तक को बनाती है, जिसे हम जाइलम फ्लोएम के रूप में आज पढ़ते हैं। ये सभी उत्तकों का अध्ययन किया और उनके बारे में बताया। इन्हीं के समकाल में 1839 में एक प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतुओं पर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत उपस्थित होती है, जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। तो दोनों वैज्ञानिक जो थे वह समकालीन थे, एक ही समय के अंदर अध्ययन कर रहे थे। स्लाइडेन जो था वैज्ञानिक था, उसने पौधों पर अध्ययन किया था और श्वान ने जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। इन्होंने एक साथ कोशिका सिद्धांत को दिया था और विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को इन्होंने संयुक्त रूप से बताया था। इनके अनुसार पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है, और श्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। इनके बारे में बताया। स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत के अनुसार
विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया, लेकिन इनका जो सिद्धांत था वह यह नहीं बता पाया कि इन कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। उसके पश्चात एक और वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि सबसे पहले जो कोशिकाओं के विभाजन के बारे में जो मत दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं जो बन रही हैं इसका निर्माण पहले की जो पूर्ववर्ती कोशिका है उसी के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इनका जो मत था उसे ओमनिस सेलुला ई सेलुला के नाम से जाना जाता है, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला नामक जो मत था वो किसने दिया था। तो यह मत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था और इनके मत के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्हीं के आधार पर श्लाइडेन और श्वान की जो कल्पना थी उसको रूपांतरित किया गया और नया कोशिका सिद्धांत दिया गया था। उसमें ये बताया गया कि सभी जीव कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो यह नए सिद्धांत के अनुसार दिया गया था। कोशिका का समग्र अवलोकन हम कहाँ कर सकते हैं, कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं होती है उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। मनुष्य के अंदर उसकी गाल की कोशिका और प्याज के छिलके में कोशिकाओं का अध्ययन किया गया है। प्याज की कोशिका जो एक पादप कोशिका होती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसका अध्ययन करने पर पाया गया कि प्याज की कोशिका में एक बाहरी स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है। इसका अर्थ यह है कि पादप कोशिका के अंदर एक कोशिका भित्ति होती है और इस कोशिका भित्ति के अंदर एक और परत पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका के अंदर दो भित्तियाँ उपस्थित होती हैं। पहले कोशिका भित्ति होती है और दूसरी कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। पादप कोशिका में दो झिल्लियाँ उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में केवल एक ही झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये सबसे बड़ा पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर होता है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहती है। और कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है? प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। जो कोशिका होती है उसके मध्य के अंदर संरचना उपस्थित रहती है, उस संरचना को केंद्रक कहा जाता है। इस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जब हम केंद्रक की संरचना देखते हैं तो केंद्रक की संरचना में हमें इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। केंद्रक की संरचना में दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है और इसमें इसका आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है जिसे डीएनए कहा जाता है। और यह डीएनए के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और ये गुणसूत्र जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना उपस्थित होती है। डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ पर कोशिकाओं के दो प्रकार बताए गए। जिस प्रकार से ये कोशिका है और कोशिका के अंदर एक व्यवस्थित केंद्रक उपस्थित होता है, दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक, तो उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है। लेकिन यदि कोशिका के अंदर इस प्रकार का व्यवस्थित केंद्रक उपस्थित नहीं होता है तो उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है केंद्रक के आधार पर। दोनों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो केंद्रक उपस्थित होता है, इस केंद्रक के चारों ओर इस केंद्रक के चारों ओर ये जो पदार्थ उपस्थित रहता है
पूरी कोशिका के अंदर। ये पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। पादप और जंतु कोशिका दोनों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये जो सभी यहाँ पर संरचना उपस्थित है, ये सभी संरचना कोशिका द्रव्य कहलाती है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं और जीवन की जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, यह इसी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और कोशिका द्रव्य के अंदर मध्य में केंद्रक पाया जाता है, जो संरचना हमने देखी। इसके पश्चात और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं उपस्थित रहती हैं, जो कोशिकांग कहलाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो हमने यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना देखी, जिसमें हमने एक व्यवस्थित केंद्रक की संरचना देखी, उसमें और कौन कौन से संरचनाएं उपस्थित होती है। जो संरचनाएं उपस्थित होती है उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। कौन कौन से कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं, तो पहला अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका इस केंद्रक के बाहर ही उपस्थित होती है, इस तरह से। दूसरी संरचना सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र, लयनकाय, लाइसोसोम और रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली-युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। इसका अर्थ यहाँ पर दूसरा अंतर बताया गया है यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जिसमें यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सभी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। तो दूसरा जो अंतर हो गया, पहला अंतर हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के अंदर, कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुव्यवस्थित केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। दूसरा अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में यह होता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में सभी जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडी, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सभी संरचनाएं जो होती है वह यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित नहीं होती है। यहाँ पर अगला अंतर बताया गया है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के मध्य। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम पाया जाता है। अगला जो अंतर होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इन दोनों के अंदर राइबोसोम उपस्थित रहता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। राइबोसोम और कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, बल्कि दो अंगक हरित लवक पौधों में और सूत्रकणिका में और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका में भी मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि राइबोसोम संरचना जो उपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों में उपस्थित होती है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दो उदाहरण होते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो राइबोसोम हरित लवक पौधों में, सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर में भी मिलते हैं, तो इनके अंदर भी राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। अगला जो अंतर होता है, जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक अंतर यह होता है कि जंतु कोशिका के अंदर तारककाय पाया जाता है और पादप कोशिका के अंदर तारककाय नहीं पाया जाता है। इसके पश्चात कोशिकाओं के विभिन्न आमाप के बारे में बताया गया है कि कौन सी कोशिका छोटी है, कौन सी का बड़ी है, उसका आकार, उसके बारे में बताया गया है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है,
जो कि 0.3 माइक्रोमीटर लंबी होती है, जबकि जीवाणु में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होता है। बहुकोशिक जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उसके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर संरचनाएं बताई गई है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है जंतु कोशिका में? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इस प्रकार से जो आधारीय लक्षण होते हैं कोशिका के अंदर, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया कि कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, जिसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर अंतर पड़े कुछ, जिसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर व्यवस्थित केंद्रक उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यूकैरियोटिक के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया, कोल्जिकाई, लाइसोसोम आदि कहते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर ये सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अगला अंतर हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के अंदर राइबोसोम उपस्थित रहता है। इसके अलावा अंतर और हमने देखा कि जंतु कोशिका के अंदर एक ही भित्ति होती है और पादप कोशिका के अंदर 2 भित्ति पाई जाती है संरचना के अंदर। तो ये आधारीय लक्षण जो होते हैं वह कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं।